नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका, अभिनंदन है आज की इस क्लास में। आज की जो हमारी 9वीं क्लास है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू डिस्कशन की ये क्लास लेते हैं। यह सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके लिए, सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी अगर आपके सिलेबस में है तो हम यह जो सीरीज है यह काफी दिन से चल रही है। इसकी 8 क्लासेस हो चुकी है, आज 9वीं क्लास है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज के नए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक उच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश को अगर स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत करता है। यानी कि अगर किसी उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या है, अगर किसी न्यायाधीश का जो है स्थानांतरण किया जाता है तो कौन जो प्राधिकृत है वो करता है। आपको बताना है तो किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो है राष्ट्रपति, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अधिशासी मंडल है, या फिर विधि मंत्रालय। कौन है जो ऐसा जो कार्य है वो करता है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या है किसी न्यायाधीश को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 222 ट्रिपल टू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 222 के अनुसार एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का क्या दूसरे उच्च न्यायालय में क्या है स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करने का जो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास है केवल। ठीक है, राष्ट्रपति यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो परामर्श से यह निर्णय लेता है। ठीक है, बाद में ही क्या इसका जो ट्रांसफर है वो किया जाता है। तो यानी कि जो ट्रांसफर की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और जो परामर्श है वो किससे लेते हैं, जो परामर्श है वो किससे लिया जाता है, वो लिया जाता है भारत के के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश से लिया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यह कहाँ पर है, आर्टिकल 222 में है ये कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, आर्टिकल 222 में क्या दिया गया है, यह बताया गया है कि जो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अगर किसी न्यायाधीश का जो ट्रांसफर करना है वो कौन कर सकता है, वो कर सकता है हमारे राष्ट्रपति। किसके परामर्श से करेंगे, वो करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चारों बातें क्या है याद होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में दिया गया, आर्टिकल 222 में दिया गया है। जो राष्ट्रपति जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास। किसके परामर्श से करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ठीक है, यानी कि अंतिम आदेश को नोटिस का जारी करता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा कौन सा जो रिट है वो जारी की जाती है। किसी व्यक्ति के जो अवैध निरोध के मामले में अगर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट है वो जारी की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, या फिर वारंट। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन को, यानी कि इसका जो हिंदी में वो होगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा का हिंदी जो होगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो आपको क्या है ऑप्शन, जो आंसर है वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या पहला सही है या दूसरा या तीसरा या फोर्थ। ठीक है, देखिए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षण प्रत्यक्षीकरण है इसका जो सही आंसर है। इसका जो मतलब है यानी कि हैबस कॉर्पस, यानी कि इसका जो मतलब है यानी कि शरीर को यानी कि व्यक्ति को क्या है न्यायालय में क्या न्यायालय के समक्ष क्या है प्रस्तुत करना। सह शरीर न्यायालय व्यक्ति को क्या है न्यायालय में क्या है प्रस्तुत करना। ठीक है, न्यायालय के समक्ष है वो सह शरीर है क्या, वो क्या करना है
प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी या फिर मनमाने ढंग से क्या है हिरासत में रखा गया हो, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, ठीक है, हाई कोर्ट है जो वो 226 आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो दायर की जाती है। ठीक है, यानी कि यदि न्यायालय को क्या है हिरासत है वो अवैध लगती है, तो वह व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का क्या है आदेश दे सकता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, और परमादेश का क्या अर्थ है? परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, यानी कि किसी लोक प्राधिकारी यानी कि पब्लिक अथॉरिटी है, अगर उसने क्या है अवैधानिक कर्तव्य पूरा करने का जो आदेश देने के लिए क्या होता है जारी करता है। ठीक है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 में जारी करता है। वैसे ही कवो वारंट यानी कि अधिकार परीक्षा का है वो, इसका जो अर्थ है वो है किस अधिकार से, यानी कि किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह किस लोक पद पर क्या है किस अधिकार से बैठा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की मूल संरचना की घोषणा किस मामले में की? आपके सामने ऑप्शन है केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, या फिर गोपा गोपालन। ठीक है, गोपालन मामला। ठीक है, ये मामले हैं सारे, केशवानंद भारती मामला, गोलकनाथ मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, या फिर गोपालन मामला। फिर कौन सा जो सही आंसर होगा वो होगा केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला में क्या है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की जो मूल संरचना की घोषणा की। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम, यह जो मामला है केशवानंद भारती बनाम किसके है? केरला राज्य, केरल राज्य। ठीक है, यह जो मामला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब चला था? 1973 में चला था सर, 1973 में चला था। देखिए भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक है जो सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जो है निर्णय माना जाता है, यानी कि 24 अप्रैल 1973 को एक निर्णय लिया गया था कि कितने न्यायाधीशों ने 13 न्यायाधीशों की क्या थी पीठ थी, संवैधानिक पीठ थी। ठीक है, संसद है जो संविधान में क्या है 300 आर्टिकल 368 कर सकती है। ठीक है, संशोधन क्या है 300 आर्टिकल के तहत संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की जो आधारभूत संरचना है इसको कभी भी नष्ट या फिर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये मामला था इससे संबंधित था। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 368 के तहत क्या है संविधान संशोधन की शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन किसी भी प्रकार से जो संविधान की मूल संरचना को क्या छेड़खानी इसके साथ नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, आधारभूत संरचना में काफी सारे जो शामिल हैं, काफी सारे क्या है शब्दों में बता देता हूँ क्या क्या शामिल है। इसमें जो शामिल है इसमें इसमें जो शामिल है यानी कि संविधान की सर्वोच्चता को छेड़खानी नहीं कर सकती, लोकतंत्र, गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारे क्या है इसकी जो इस मूल संरचना को क्या है छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक क्या है पद पर रहते हैं? आपको बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो किस आयु तक क्या है पद पर रहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है 65 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, 70 वर्ष तक, या फिर कोई भी सीमा नहीं है, यानी कि कोई आयु की सीमा नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 65 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 65 वर्ष जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 में अनुच्छेद 124 के 2 में बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक क्या है अपने पद पर क्या है रह सकता है। ठीक है, तो 65 वर्ष की आयु तक क्या है जो आयु तक है जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो पद पर रहता है। ठीक है,
स्वेच्छा से क्या है वो, स्वेच्छा से इससे पहले राष्ट्रपति को क्या है वो त्याग पत्र दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है। या फिर संसद द्वारा महाभियोग की जो प्रक्रिया के माध्यम से क्या है, हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 65 वर्ष होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा तो अगर मैं पूछूं कि उच्च न्यायालय की, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो किस उम्र तक, किस आयु तक क्या है पद पर रहते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो किस आयु तक है वो पद पर रहते हैं, ये इसका जो उत्तर है वो आपको क्या है कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में क्या है आपको उसका क्या करना है, आंसर देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको शपथ है जो कौन दिलाते हैं, वो दिलाते हैं राज्यपाल, ठीक है। राज्य के राज्यपाल है जो वो शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के क्या आर्टिकल 219 में इसका जो कंसेप्ट है वो बताया गया है। आर्टिकल 219 के अनुसार है क्या, उच्च न्यायालय के जो प्रत्येक न्यायाधीश को पद ग्रहण करने से पहले क्या है जो राज्य के राज्यपाल है वो शपथ क्या है दिलाते हैं, ठीक है दोस्तों। या तो राज्यपाल शपथ दिलाएंगे या फिर जो राज्यपाल अगर नहीं है तो राज्यपाल किसी नामित व्यक्ति को, राज्यपाल के द्वारा किसी नामित व्यक्ति द्वारा क्या है शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। इस आर्टिकल में है ये कॉन्सेप्ट, आर्टिकल 219 में, आर्टिकल 219 में यह जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन सा पद दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर है। देखिए जो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, वो है जबलपुर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम उच्च न्यायालय की जो स्थायी खंडपीठ है, इसके अतिरिक्त है जो जो स्थायी खंडपीठ है वो कहाँ कहाँ पर है, वो पहला तो एक इंदौर पे है, इंदौर में, ठीक है। और दूसरा है ग्वालियर में, ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है। जबलपुर में इसका मुख्यालय है और खंडपीठ है जो अलग से है वो एक तो है इंदौर में और ग्वालियर में, ठीक है। आर्टिकल 214 में बताया गया है कि, आर्टिकल 214 में बताया कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या है एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, जबलपुर में मुख्यालय है इसका, ठीक है। और 231 में एक कॉन्सेप्ट और बताया गया है, आर्टिकल 231 में, 231 में बताया कि अब एक या एक से अधिक है, यानी कि एक या दो राज्यों का क्या है जो एक उच्च न्यायालय है हो सकता है, ठीक है। एक उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा का जो है उच्च न्यायालय कौन सा है, चंडीगढ़ है, ठीक, चंडीगढ़ है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलने का जो गौरव प्राप्त है, यानी कि जो पहले जो अ, मुख्य न्यायाधीश है महिला के रूप में किस उच्च न्यायालय को मिली थी। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो पहली महिला है वो मुख्य न्यायाधीश बनी थी, उनका नाम था लीला सेठ, लीला सेठ उनका नाम था, जो कि 1991 में, ठीक है, 1991 में क्या है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश का पद पर बैठी थी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछी आपसे कब हुई थी। पटना जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना है वो आपसे पूछी है, वो कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको बतानी है वो कब हुई थी, और वो हुई थी 1916 में, ठीक है। वो हुई थी 1916 में। जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है वो 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है।
एक एक्ट था पटना, अगर आपसे एक्ट पूछे कि इस एक्ट के दौरान हुई थी, पटना हाई कोर्ट एक्ट 1915। ठीक है दोस्तों, पटना हाई कोर्ट एक्ट 1915 के तहत क्या है, 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, यह बिहार का क्या था, उच्च न्यायालय था। ठीक है, बिहार का उच्च न्यायालय है। ठीक है, बिहार का उच्च न्यायालय है। और प्रारंभ में क्या है, इसका जो अधिकार क्षेत्र है बिहार और उड़ीसा दोनों पर था, बिहार और उड़ीसा दोनों पर था। 1948 में क्या था, उड़ीसा के लिए क्या अलग, उड़ीसा का जो उच्च न्यायालय है वो बना दिया गया था, उड़ीसा का जो अलग से उच्च न्यायालय है वो बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा की तरफ चलते हैं, वो है कोलकाता, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो आपको बताना है किसके द्वारा की गई थी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हम पहले भी कर चुके हैं, जो पहले की क्लासेस है उसमें भी हम ये क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपको क्या करना है, वो आपको करना है कमेंट। ठीक है, वो आपको इसका जो क्वेश्चन है कमेंट में जल्दी से बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, कमेंट में आपको क्या करना है, इसका आंसर बता देना है, कमेंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश का अगला जो क्वेश्चन है अपना, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, जो हमारे विधि अधिकारी है देश के, वो कौन है, ये आपको अगले क्वेश्चन में पूछा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश है, महान्यायवादी है, या फिर विधि मंत्री है, या फिर महाधिवक्ता। ठीक है, इनको इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महान्यायवादी है, जो हमारे प्रथम विधि अधिकारी हैं, जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी है, जो इनकी फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, वो कौन है, महान्यायवादी है। इसका जो प्रावधान है वो कहाँ पर है, आर्टिकल सेंटर में बताया गया है, आर्टिकल सेंटर में बताया गया है। देखिए, महान्यायवादी है भारत सरकार के क्या है, मुख्य कानूनी सलाहकार है, क्या, कानूनी, कानूनी सलाहकार, सलाहकार है। ठीक है, सलाहकार है और सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों में पैरवी करते हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, अगर हम नियुक्ति देखें इनकी नियुक्ति, वो किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति नियुक्ति की जाती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, इनकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 76 में इसका जो प्रावधान है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 76 में है। देखिए, अगर हम देखें महान्यायवादी के लिए कौन है जो बन सकते हैं, देखिए भारत का नागरिक हो, पहली बात तो ये है। ठीक है, कम से कम दो 5 वर्ष तक क्या है, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक, या फिर 10 वर्ष तक जो उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में अधिवक्ता अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की नजर में क्या प्रतिष्ठित, यानी कि विधि वेता, यानी कि कानून का जानकार होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि महाधिवक्ता यहाँ पर एक, ठीक है, महाधिवक्ता जो कॉन्सेप्ट है, चलो अगले तो स्लाइड पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले इसको ही देखते हैं, जो महाधिवक्ता है का जो कॉन्सेप्ट है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 165 में है। ठीक है, यह राज्य सरकार का, ठीक है, वो तो भारत का थे, भारत के कौन थे, महान्यायवादी थे। ठीक है, और जो महाधिवक्ता है वो राज्य के क्या है, प्रथम विधि अधिकारी है। ठीक है, प्रथम जो है विधि अधिकारी है। आर्टिकल 165 में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। ठीक है दोस्तों,
हमारा जो अगला प्रश्न है वो है शारदा अधिनियम का जो संबंध है वो किससे है? क्या अनुसूचित जनजाति से है, या फिर अल्पसंख्यक से है, या फिर बाल विवाह से, या फिर महिला सशक्तिकरण से है? देखिए, जो शारदा अधिनियम का जो संबंधित है वो संबंध है बाल विवाह से। ठीक है, यानी कि जो शारदा अधिनियम का जो संबंध है वो बाल विवाह रोकने से है। ठीक है, इस अधिनियम का जो आधिकारिक नाम है क्या है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। ठीक है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 है जो इसका सही यानी कि आधिकारिक नाम अगर हम देखें तो। ठीक है, ये जो शारदा जी है, ठीक है, यह शारदा है, इनका जो पूरा नाम है हरविलास 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 शारदा इनका पूरा नाम है। इसके द्वारा क्या था, यह प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए क्या है, इनको इसको शारदा अधिनियम भी कहा जाता है। यह अधिनियम है जो 1 अप्रैल 1930 को क्या है, लागू हुआ था। 1930 को लागू हुआ था। यह देखिए किसके लिए क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था इसका कि बाल विवाह पर रोक लगाई जाए, लड़कों और लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो निर्धारित की जाए। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों के लिए क्या, जो विवाह की आयु है वो निर्धारित भी की जाए। ठीक है दोस्तों, तो और बाल विवाह कराने वालों के लिए क्या, दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बाल विवाह करता है तो करवाता है या, ठीक है, उनके लिए क्या दंड भी जो दंड का प्रावधान भी है वो होना चाहिए। बाद में इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भी लाया गया। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, ये भी क्या है, इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए ये कानून भी लाया गया था। ठीक है, हाँ, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध प्रतिषेध अधिनियम अधिनियम 2006। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे? ठीक है, जब हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र हुआ था तो तब है जो कौन थे हमारे मुख्य न्यायाधीश, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है बीजन मुखर्जी, एस आर सरकार, हरिलाल जेकानिया, या फिर वाई चंद्रचूड़। देखिए, हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरिलाल जेकानिया, यानी कि हमारे जो पहले मुख्याधीश थे स्वतंत्र भारत के वो थे हरिलाल जेकानिया। ठीक है, जो हरिलाल जेकानिया यानी कि जेकी सुदास है इनका नाम पूरा। ठीक है, हरिलाल जेकी सुदास कानिया जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नियुक्ति जो इनकी हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। पहले यानी कि प्रथम भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद पर बैठे। ठीक है, इसी दिन क्या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी थी, और 28 जनवरी 1950 को क्या सर्वोच्च न्यायालय का औपचारिक उद्घाटन भी हुआ था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में बताया गया? आर्टिकल 61 में, काफी बार हम ये क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग का जो इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक है, अ, तो इस क्वेश्चन में इतने करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर उपभोक्ता न्यायालय है? सबसे बड़ा पूछा यानी कि सबसे ऊपर कौन है? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च
न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है जो हमारा, वो क्या है, सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। ठीक है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है, वो उच्चतम न्यायालय है, देश का सर्वोच्च और सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। इसका जो अर्थ है कि वो भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा कुछ जो उसके न्यायाधिकरणों, ठीक है, के निर्णयों के विरुद्ध क्या अंतिम अपील यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अपीलीय क्षेत्राधिकार देखें तो क्या सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले क्या है उनकी सुनवाई होती है, यानी कि संवैधानिक मामले हैं, संवैधानिक मामले, ठीक है, संवैधानिक मामले यानी कि आर्टिकल 132 में आप को देख सकते हैं। आर्टिकल 132 में दीवानी मामले, दीवानी मामले, आर्टिकल 133 में इसको देख सकते हैं। ठीक है। फौजदारी मामले, फौजदारी, फौजदारी मामले, ठीक है, आर्टिकल 134 में इसका जो है कॉन्सेप्ट है। विशेष अनुमति, अनुमति याचिका मामले, ठीक है, विशेष अनुमति, अनुमति याचिका मामले, याचिका मामले, ठीक है, आर्टिकल 136 में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय है कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु पहला प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो पहला जो प्रस्ताव है वो कब लाया गया था, ये आपसे पूछा है। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1991, 91। ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी 1991 को क्या सुप्रीम कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मनीष था, उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध क्या है महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लाया गया था। कई जगह इसका जो आंसर है वो 1983 भी मिलता है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो गया होगा क्या होगा 1995 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आई। सर्वोच्च न्यायालय जो किस वर्ष है जो अस्तित्व में आई स्वतंत्रता के बाद, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1950। यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी, 28 जनवरी 1950 को क्या है अस्तित्व में आया। ठीक है। संविधान लागू होने के क्या है यानी कि 2 दिन बाद है क्या, ये 28 जनवरी को क्या है सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्टिकल में, किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 124 में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे स्वतंत्र भारत के, हरिलाल जेठानिया। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत का पहला लोकपाल कौन बना। आपसे पूछा है कि जो भारत के जो कौन है पहले लोकपाल है वो बने थे। आपके सामने ऑप्शन है दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, पिनाकी चंद्र घोष या फिर अजय कुमार त्रिपाठी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पिनाकी चंद्र घोष, जो हमारे पहले जो प्रथम है, प्रथम लोकपाल है वो बने थे। कब बने थे, इनकी जो नियुक्ति है 19 मार्च 2019 को हुई। ठीक है दोस्तों, 19 मार्च 2019 को क्या इनकी जो नियुक्ति हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सार्वभौमिक बेशक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला जो पहला राज्य है, आपको बताना है कि कौन सा। सार्वभौमिक बेशक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा है। सर ये हमारा जो पहला राज्य है वो है बिहार है, जिसने क्या सार्वभौमिक बेशक मताधिकार के आधार पर क्या चुनाव करवाए थे। भारत में 1951 और 52 में, 1951 और 52 में क्या है जो प्रथम आम चुनाव है सार्वभौमिक बेशक मताधिकार के आधार पर हुए। चुनाव कई चरणों में आयोजित किए गए और बिहार उन राज्यों में से पहला राज्य था जहां मतदान प्रारंभ हुआ। इसलिए क्या सामान्य अगर ज्ञान और देखें तो क्या है, सामान्य रूप से अगर हम देखें तो
जो पहला राज्य कौन सा होगा वो होगा बिहार। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देते हैं किसे देते हैं? वो देते हैं राष्ट्रपति को, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को अपना जो त्याग पत्र है वो देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज की इस क्लास में इतना ही, आज की इस क्लास में इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन को पढ़ा। इन क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। इस टेलीग्राम को क्या आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको पीडीएफ और नोट्स है, दोनों अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका वो क्या है, क्या QR कोड है, इसको क्या करिए, स्कैन करिए या फिर सर्च करिए टेलीग्राम पर जाकर मंजीत पालवन PSIR। सामने ऐसी फोटो आपको मिलेगी और आप क्या है इसको क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप क्या कर लीजिए, पीडीएफ के लिए इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। क्लास के बाद क्या है वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्लास को रिवीजन जरूर करना है। तो इस